तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ने में एकदम व्यस्त होंगे। भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़िए। और क्योंकि YouTube पर बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। और रही बात कि जो आपको कंटेंट दे रहा हूं वो सही है कि नहीं सही है, आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी कीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज सही है। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लीजिए और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मतलब एक चैप्टर यहां से कर लेने के बाद एक चैप्टर यहां से कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए या फिर मार्केट की कोई भी बुक उठाइए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मेरे यहाँ से मत पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फ्री लेके आया हूँ, बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ, ताकि जो बच्चे हैं, जिन बच्चों से पैसा लेकर के पढ़ाया जा रहा है, वो पैसा मैं बर्बाद नहीं होने देना चाह रहा हूँ। चाहिए भाई आगे। आज हम अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्या का हम कौन सा पार्ट करने वाले भाई? पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने पार्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बेसिक में निपटा चुका है। बिल्कुल बेसिक बात क्या हमने पहले पार्ट में। तो अगर आज का क्लास नहीं किया है तो उस क्लास को जरूर कर लेना। यहाँ पर मैं आई लिंक में बटन दे देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए, अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी पहले पार्ट का लिंक दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या बात है भाई आज के इस चैप्टर में। देखिए मैंने क्या बताया था, अच्छा हाँ, ये चीज आपके सामने मैं बताना भूल गया कि अभी तक जिसने भी मैंने बताया ना, जितना भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा उसका ये बोर्ड का नोट्स और ये जो लिखा हुआ नोट्स, आपको टॉपर बनाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि आपको नोट्स भी मैं बना के दे रहा हूँ कि ये नोट्स ले लीजिए। अगर आपको समय मिल जाए तो उसको प्रिंट करा के रख लीजिए अपने पास, ताकि क्लास के टाइम इसको आपको खोल के देख लें, या फिर क्लास को जब रिवाइज करना हो तब आप इसको खोल के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि ये नोट्स अपने पास रखें, या फिर अपने से बनाएं, या फिर जो मैं बना के दे रहा हूं वो अपने पास रखें। जब भी आपके स्कूल में एग्जामिनेशन हो या फिर जब भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आपके पास आ जाए, आप बस नोट्स पलट लेंगे और काम आपका हो जाएगा। आपका दिमाग सारा चीजें रिकॉल करने लगेगा कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ा है, क्या क्या इस चैप्टर में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आज तबियत कुछ ठीक है। देखिए आज अध्याय 1 मैंने बता चुका ऑलरेडी, और जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या में हम लोगों को कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़नी थी और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना था। तो कहने का मतलब क्या था, मैंने कहा था कि पहली क्लास तो बेसिक होगी और दूसरे क्लास से मैं पहले टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं बिल्कुल पहले टॉपिक पे आज आ चुका हूं। तो बिल्कुल हमारा पहला अगला जो स्लाइड है वो देखिए क्या लिख रहा हुआ है। लिख रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आइए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसमें कुछ चीजें जो है ना वो आपको समझनी पड़ेंगी, और जो समझनी है वो क्या क्या चीजें समझनी है, आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब क्या क्या चीजें आपको समझनी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही क्या है, हमारा टॉपिक है पहला। यही हमारा क्या है, पहला माफ कीजिएगा, खांसी थोड़ा उतना जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं। ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 4 है, जो कि आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर पेज नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है, देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है, क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिएगा। कहता है, आइए इस प्रमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करें। क्या ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय क्या कहती है? लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होती है, ये बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पर कल आपको बताया हुआ था कि भाज्य संख्या क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीजों को। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है भाई जो यहाँ पर देखिए, वह संख्या जो 1 से या स्वयं से, जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, कोई एक संख्या ले लीजिए 4। ये जो 4 संख्या है, ये 4 संख्या क्या होती है, ये किससे किससे कटती है, किससे किससे विभाजित होती है? तो ये 1 से विभाजित होती है,
ये 2 से विभाजित होती है और ये किससे विभाजित होती है भाई, तो आप कहेंगे भैया ये तो स्वयं से विभाजित होती है। मैं कहूंगा मेरे भाई मेरी छोटी बहन ध्यान से इधर देख, क्या देख कि ये संख्या जो है, ये वाली संख्या 1 से भी कट रही है, 1 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। जैसे उदाहरण में एक और संख्या मैं आपके सामने लेता हूं मेरे भाई, जैसे 6 को ले लेता हूं। ये संख्या 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, लेकिन उसके पहले 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई कि जो 1 से भी विभाजित हो रही है, स्वयं से भी विभाजित हो रही है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। अब एक और उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 8, ये 1 से भी विभाजित होगी, ये 2 से भी विभाजित होगी, ये 4 से भी विभाजित होगी, ये 8 से भी विभाजित होगी। एक ऐसी संख्या जो 1 से भी विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए और खुद से भी विभाजित हो जाए, उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए एक और उदाहरण लेके समझा देते हैं। उदाहरणों की कमी नहीं रखूंगा, जब तक ना समझ में आ जाए तब तक मैं उदाहरण दे दे के आपको समझाते रहूंगा। उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से ये भाज्य संख्या क्या है समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट उदाहरण एक और देख लीजिए, ठीक है? क्या 9 किससे किससे कटता है भाई? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। तो 9 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी विभाजित हो रही है, 9 से भी विभाजित हो रही है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। जो 1 से विभाजित हो, खुद से स्वयं यानी कि स्वयं से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं तो क्या कहा है अंकगणित वाले में, देखिए अंकगणित के आधार पर क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं। अब भैया अभाज्य संख्या क्या होता है ये तो बता दो, अभाज्य संख्या क्या होता है ये तो बता दो। देखो भाई अभाज्य संख्या, देखिए मैंने कल क्या बताया था, 2 संख्याएं आपके सामने हैं और ये दोनों संख्याओं के नाम से ही पता चल जा रहा है कि इनका काम क्या है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि इनका काम क्या है। मैंने क्या बताया था, पहला कल आपको एक बताया था, एक अभाज्य संख्या और दूसरा एक बताया था मैंने भाज्य संख्या। एक मैंने बताया था अभाज्य संख्या, दूसरा मैंने बताया था भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे और भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या तो मैंने अभी आपसे क्लियर कर दिया कि एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे, जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? वो जाती है भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य में क्या होगा, ये जो 1 से कट जाएगी और स्वयं से कटेगी सिर्फ और किसी अन्य से नहीं कटेगी, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का अगर उदाहरण देने की बात करें तो भैया ले लीजिए 2 के बारे में, देखो ना, 2 को देखो ना, 2 को देखो, 2 को, 2 को देखो, 2 को, 2 को देखो, 2 को, कि 2 एक स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और कोई तो नहीं है ना भाई इसको काटने वाला, और किसी के टेबल में तो ये तो नहीं आ रहा है ना। भाज्य संख्या क्लियर हो गई तो भाज्य संख्याओं को एक बार मैं मिट जाता हूं। तो देखिए एक तो मैंने उदाहरण लिया 2 का, अब आप एक उदाहरण लेके देखिए, जैसे मैं कहूंगा आप 3 को देख लीजिए। 3 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और कोई अन्य संख्या नहीं होगी। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आइए 11 को देखिए, 11 1 से कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा और कोई संख्या इसको काटने वाली दुनिया में है ही नहीं। 13 को देख लीजिए, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और दुनिया में कोई एक ऐसी संख्या है ही नहीं जो 1 को काट दे और 13 को काट दे। मजा आ रहा है तो लिखिए मजा आ रहा है। देखिए मैं कहूंगा भाई कि आप एक काम करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कहा मैंने? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। अरे सर ये क्या कह रहा है भैया, समझ में नहीं आया? अरे बड़ा भाई यहाँ जिंदा है, हर एक बात, हर एक शब्द, हर एक चीज समझ में आएगी। गुणनखंड क्या लिखा है ना, देखिए अब जाओ, मैंने शुरू से समझाया था ना, ऐसे बोलता हूँ प्रत्येक भाज्य संख्या। तो मैं उदाहरण लेता हूं, आइए एक मैं भाज्य संख्या ले लिया उदाहरण 6। कौन सी संख्या मैंने ले लिया उदाहरण में? 6। इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या? इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको भी आसानी से चीजें क्लियर हो। कौन सी चीज है भाई? वही वाली जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं।
ठीक है ना जी। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, छोटा आई, थोड़ा सा उसको छोटा। अब उम्मीद है कि दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं हूं ना यार, मैं हूं ना बोल बोल के बताने के लिए। अगर आपके पास किताब होगा तो किताब को थोड़ा सा सामने से खोल के देख लेना कि भैया इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर एनसीईआरटी बुक उठाएंगे उसमें भी पेज नंबर 4 है, यूपी बोर्ड वाली किताब उठाएंगे उसमें भी पेज नंबर 4 है, और अगर कोई अन्य किताब लिए होंगे तो उसमें किसी न किसी पेज नंबर पे ये चीज जरूर लिखा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है कि फंडामेंट, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो मैंने क्या कहा था कि एक मैं उदाहरण के रूप में एक भाज्य संख्या ले लिया 6, लिखा हुआ प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये जो लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो एक मैंने लिए, प्रत्येक मतलब सभी के लिए बात कर रहा, तो मैं एक के लिए उदाहरण लेके चेक कर रहा हूं। तो कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल यानी कि जो एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो, तो मैं इसके किस किस चीज के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूँ। देखिए आप खुद बताइए, आप खुद बताओ, तुम खुद बताओ भाई, तुम खुद बताओ कि मैं इसको किस किस चीज के गुणनफल के बराबर लिख सकता हूँ। 6 को मैं किसके किसके गुणनफल के बराबर लिख सकता हूँ। तो सर आप कहेंगे भैया, आप कहोगे कि भैया इसको लिखा जा सकता है 6 को 2 गुणे 3। अब आप ध्यान दो, ये 2 कैसी संख्या है, ये जो 2 है ये 2 कैसी संख्या है। तुम कहोगे कि सही भैया ये 2 तो एक अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही, यही तो मैं सुनना चाहता था। ये जो 3 भी है ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 6 है ये क्या है, लेकिन ये जो 6 है ये क्या है, ये जो 6 है ये है एक भाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो कह रहा है कि हम लोग ये लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखा है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब ये है इसका कि मैंने 6 को लिख दिया 2 गुणे 3, तो ये 2 गुणे 3 सिर्फ 6 के लिए ही लिखा जा सकता है, किसी और संख्या के लिए नहीं लिखा जा सकता है। अब उदाहरण में मैं एक और बात करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 12 को क्या मैं लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 3। लेकिन मैं एक बात बताओ, ये कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो 12 तो एक भाज्य संख्या है जो 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 6 से कट रही है, 12 से कट रही है। तो कहने का मतलब ये तो भैया है, ये तो भैया अभाज्य संख्या, ये तो भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल ना, अभाज्य संख्या गुणनफल, क्या ये अभाज्य संख्या है क्या? 4 भाज्य संख्या की नहीं, ये तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन भाज्य संख्या वो है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, तो 4 तो हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब सर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। हाँ, आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ये 2 गुणे 2 गुणे 3 जो है यहाँ पर आपके सामने 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये जो 2 गुणे 2 गुणे 3 मैंने लिखा हुआ है ये सिर्फ 12 के लिए लिखा जा सकता है, यही कहने का मतलब है इसका। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सिर्फ यही कहती है कि किसी भी हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और ये जो गुणनफल जिस रूप में हम व्यक्त करेंगे इस संख्या के लिए यही होगा, और किसी संख्या के लिए ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। हम सिर्फ 12 के लिए ही 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, कि 24 के लिए तो हम ये नहीं लिख सकते, 24 के लिए तो एक और 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन 6 के लिए तो हम सिर्फ 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, हम किसी और संख्या के लिए 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और आइए हम बात करते हैं इसको कैसे किया जाता है, इस पर सवाल कैसे किया जाता है। इस पर सवाल करने के लिए देखिए, इस पर सवाल कैसे कैसे आपके सामने पूछा जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सवाल दिख रहा होगा। ये जो सवाल दिख रहा है, क्या सवाल दिख रहा है, लिख रहा है कि संख्याओं 4 की घात n पर, 4 की घात n पर क्या मतलब है सर, 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है। सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बेसिक क्लास में जाइए और उसको पढ़ के आइए। यहाँ पर माफ कीजिए, बेसिक क्लास में जाइए और यहाँ पर देखिए मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको बताया हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे हम कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हम किसे कहते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। अरे सभी गिनने वाले संख्याओं को ही तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब वो एक ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, वो जाए अनंत तक। तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कहां तक चला जाए, अनंत तक चला जाए। तो जहां n एक प्राकृतिक संख्या है,
जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त हो। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर आए लास्ट में और यहाँ पर शून्य से समाप्त हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया एक तो 250, ये 250 शून्य से समाप्त हो रहा है। मैं लिख दिया यहाँ पर 100, तो ये 100 शून्य से समाप्त हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो ये 10 शून्य से समाप्त हो रहा है। ये लास्ट वाली संख्याओं को ये कहना चाह रहा है कि जो लास्ट वाली संख्या 0 है, 0 है, 0 है, किससे समाप्त हो रहा है? शून्य से समाप्त हो रहा है। तो ये शून्य से समाप्त होने वाली संख्याएं है कि नहीं है ये। आइए मैं एक बात करता हूं कि अगर कोई संख्या शून्य से समाप्त हो रही है तो यहाँ पर आपको कुछ खास चीजें देखने के लिए मिलती है। क्या खास चीजें देखने के लिए मिलती है, जाइए समझिएगा। खास चीजें ये है कि अगर मैं 250 का अभाज्य गुणनखंड करूं, सर अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है? आइए थोड़ा सा मैं गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताता हूं। अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर साइड करता हूं और आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी हमें मालूम चल पाएगा कुछ। आइए समझते हैं क्या क्या समझना है हमें। हमें एक चीज समझना है। कौन सी चीज समझना है? मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करके यहाँ पर फिर बात करता हूँ। हमें समझना है गुणनखंड। देखिए मैं यहां पर मैंने क्या लिखा, मैं 12 को क्या लिख सकता हूं? मैं 12 को लिख सकता हूं 4 गुणे 3, और मैं 12 को ये भी लिख सकता हूं, मैं 12 को ये भी लिख सकता हूं कि 2 गुणे 2 गुणे 3। मैं 12 को तो ये भी लिख सकता हूं ना भाई 6 गुणे 2। बोलो, तो 12 को लिखने का सर हमारे पास इतना तरीका है, लेकिन हम इस लिखने का सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम तो लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से भी लिख सकते हैं। हम 12 को तो अक्सर हम ये भी लिख सकते हैं, 12 को हम ये भी लिख सकते हैं कि 12 गुणे 1। क्या कर सकते हैं हम? ये भी लिख सकते हैं 12 गुणे 1। लेकिन आइए हम समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है, हम इसको क्या करना क्या चाहते हैं। हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये तो मैंने किया है इसका गुणनखंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर मैंने लिखा है इस 12 का गुणनखंड यहाँ भी किया है, इस 12 का गुणनखंड यहाँ भी किया है, इस 12 का गुणनखंड यहाँ भी किया है, और इस 12 का गुणनखंड यहाँ भी किया है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं आपके सामने किया हुआ हूँ, आपको इन सब में से कुछ चीजें आपको अंतर लेनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने गुणनखंड किया हुआ है, यहाँ पर एक कौन सी संख्या है? यहाँ पर एक संख्या जो है ये है अभाज्य संख्या, और यहाँ पर जो एक संख्या दिख रही होगी, ये संख्या दिख रही है भाज्य संख्या। यहाँ पर 2 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी की सभी संख्या कौन सी संख्या है? ये है अभाज्य संख्या। यहाँ पर 6 आपको दिख रहा होगा, कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। 2 दिख रहा है अभाज्य संख्या। 12 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कौन, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणे 3। इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और ये अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं सर? और ये हम अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं सर? आइए समझते हैं कि हम इस अभाज्य गुणनखंड को करते कैसे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 12, तो एक लाइन खींचेंगे ऐसे और दूसरी लाइन खींचेंगे ऐसे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको करेंगे कि सर यहाँ पे लिख दीजिए कितने बार में जाएगा। यहाँ से पहले आप 2 बार में लेके चले जाइए, 2 से लग जाएंगे 6 बार में, 2 से लग जाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लग जाएंगे 1 बार में। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये मैंने क्या किया 12 का, ये मैंने किया है 12 का अभाज्य गुणनखंड। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है 12 का, ये मैंने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये अभाज्य गुणनखंड। अच्छा सर, अभाज्य गुणनखंड समझ गया। अब देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि आपको इन चीजों का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इन चीजों का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड इन चीजों का करना है। किस चीजों का? 250 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप लेके जाएंगे इसको 2 से, कितने बार में जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो चला जाएगा 125 बार में। फिर इसको आगे लेके जाएंगे, ये कितने बार में जाएगा? तो सर आप कहेंगे ये तो चला जाएगा 5 बार में। 5 बार में जाएगा तो कितने बार में जाएगा? ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से 2, और ये 5 बार में। फिर ये 5 से जाएगा कितने बार में? फिर ये 5 से जाएगा कितने बार में? 5 बार में। फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में। तो यानी कि अगर आप 250 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, किसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं? अगर आप 250 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये आपके सामने क्या आ रहा है 2 गुणे 5 की घात 1 2 3।
5 की घात 3 आ रहा है। अगर आप 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए 100 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर निपटा देता हूँ। आइए 100 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। 100 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 से जाएगा कितने बार में, 50 बार में। फिर कितने बार में जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 2 से जाएगा ये 25 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 1 बार में यहाँ पर। यानी कि मैं 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखूं यहाँ पर तो 100 का अभाज्य गुणनखंड मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। आइए एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब मैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 10 का अभाज्य गुणनखंड में लिखूंगा 2 और 5। आपको क्या चीजें देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इधर 10 को मैं लिख रहा हूं तो आ रहा है 2 गुणे 5। ध्यान से यहाँ पर इन संख्याओं को आप देखिएगा, क्या देखने आए आपको इन संख्याओं में कि जहां पर आपको जितना जीरो मिल रहा है, कहने का मतलब जहां पर आपको जितना जीरो मिल रहा है, यहाँ पर आपको 1 जीरो मिला तो यहाँ पर आपको 2 और 5 का एक पेयर यानी कि जोड़ा मिल रहा है। यहाँ पर आपको 2 जीरो देखने के लिए मिला था तो यहाँ पर 2 और 5 का आपको 2 पेयर यानी कि 2 जोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 1 जीरो लगा हुआ है तो यहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा मिल रहा है। यानी कि जहां पर अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें अगर जीरो मिल रहा है, जीरो कब मिल रहा है, जब अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 का जोड़ा मिल रहा है। 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो जीरो मिलेगा, 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो जीरो मिलेगा, 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो जीरो मिलेगा। अगर 2 और 5 का जोड़ा मिला तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। 2 और 5 का जोड़ा मिलेगा तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो आप इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये सारी चीजें सर आप क्यों समझाए हो, इतनी सारी चीजें, अब मैं बताता हूँ इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्यों समझाई। इसको मैं फिर यहाँ पर रखता हूँ। अभी इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्यों समझाया, ध्यान दीजिए। अब इधर अगर मैं इस 4 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो ये होगा 2 गुणे 2 की घात n, यहां पर होगा 2 की घात n और 2 की घात n बराबर n का कोई भी मान रख लूंगा। अगर मैं n का मान 1 रखता हूं, n का मान देखिए अभाज्य गुणनखंड में हमें यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला और 2 मिला, 5 तो हमें मिला ही नहीं इसके अभाज्य गुणनखंड में। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में भाई 5 तो मिला ही नहीं, तो 2 और 5 का जोड़ा बना ही नहीं तो हमें जीरो मिलेगा ही नहीं। तो हम कहेंगे क्या कि जब हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें और 2 और 5 का क्या, हमें 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिलता है, 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए चेक कर लीजिए भाई आप, क्या चेक करना है, n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि n की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर दिया है कि प्राकृतिक संख्या n, तो n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या लेने के लिए क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उससे हमसे मतलब नहीं है। कहां तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। लेकिन 6 को हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भैया 2 गुणे 3 होगा ना, और यहाँ पर जब 2 गुणे 3 हम देख रहे हैं तो यहाँ पर तो भाई 2 और 5 का जोड़ा तो बन ही नहीं रहा है, 2 और 5 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये भी शून्य से समाप्त नहीं होगी। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई, तो आप कहेंगे कि हाँ जी सर समझ में आई। अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बात कर लेता हूं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल और सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर, कहां पर बताया, चला गया क्या भाई,
यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड हमने किया 2 5, देखिए यहाँ पर 2 5 5 5 अभाज्य संख्याएं थी, 2 5 अभाज्य संख्याएं थी, 2 5 अभाज्य संख्याएं थी। अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने कहीं यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैंने समझाया था। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जब भी गुणनखंड हम उसका करें तो वहां पर आपको सभी के सभी अभाज्य संख्याएं मिलनी चाहिए। चलिए भाई यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस सवाल के बारे में। सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। लेकिन ऊपर से तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है, ऊपर से तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। अब ठीक, चलिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 है, 140 है, 140 है ना भाई, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को हम पहले कितने बार लिख जाएंगे, 2 से लिख जाएंगे, 2 7 14 4। अब बताइए भाई 2 से चला जाएगा 35 बार। इतनी बार मैंने ये सवाल करवा दिया है बच्चों को कि ये मेरे से ना अब रट गया है। आंख बंद करके सपने में भी मैं ऐसे सवालों को तो कर सकता हूँ, और ऐसे ही आपको भी करना है। इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो, इतनी सारी प्रैक्टिस कर लो कि क्या ही कोई कहे। 140 बराबर 2 की घात 2 है तो लिखो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया जो आपसे सवाल में पूछा था, ये हो गया आपसे जो सवाल में पूछा था कि निम्नलिखित संख्याओं को, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया है। 156 को कर लो, इसको कर लो, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि ये दोनों चीजों को भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको स्टार दे दो, इसको स्टार दे दो। लेकिन ये तो स्टार देने का काम तो बहुत लोग करते हैं। मैं कहूंगा भाई अब इसको दिल दे दो और इसको दिल दे दो। सर इसको दिल दे कि इसको दिल दे, मैं कहूंगा जिसको देना हो उसको दे दो, लेकिन दिल में दोनों को रखो, दिल में दोनों को रखो, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड में 10 बार पूछ चुका है, ये तुम्हें बोर्ड में 75 बार पूछ चुका। मतलब कहने का भाई कि ये ज्यादा रिपीट किया गया है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये सवाल ज्यादा रिपीट किया गया है, ये सवाल ज्यादा रिपीट किया गया है, इसलिए इन दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि उम्मीद है कि क्लास में बिल्कुल मजा आया होगा, लेकिन ये सवाल तो रह गया, ये सवाल तो रह गया। आओ इसे भी कर लेते हैं, आओ इसे भी कर लेते हैं। अरे यार ये लाइट की सिस्टम तो सही करना ही पड़ेगा, है जी। चलिए आइए अब देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं कि ये तो एक सवाल रह गया। आओ इस सवाल को भी देख लेते हैं। इस सवाल को क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, क्या व्याख्या करना है भाई, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा 7 गुणे 11 77 गुणे 13 प्लस 13। यहां पर कोई एक संख्या आएगी। अब देखिए, अब आपको अगर भाज्य संख्याएं क्यों है ये बताना होगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होगी। भाज्य संख्या फिर से वही मतलब कि भाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य से भी कटे। तो आप इसको हल करिएगा, हल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, हल करने के बाद यहाँ पर सामने आपके सामने एक नंबर आएगा। उस नंबर को ना आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो इस वजह से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों की दोनों ही संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को।